किसान साथियों नमस्कार। प्राकृतिक खेती में हम आज चर्चा करेंगे कि ये जो घास होती है, इसके प्रति किसान बहुत चिंतित होता है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है। क्या होता है कि जो खेती ये आधुनिक खेती है, इसमें कृषि यंत्रों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। घास के पीछे पड़े रहते हैं लोग। जबकि अगर प्रकृति में ये ज़रूरी नहीं होता, तो प्रकृति माँ ये अपना घास के रूप में श्रृंगार कभी नहीं करती। ये जब भी वसुंधरा हरी-भरी रहती है, हर एक व्यक्ति चाहता तो ये है, हरियाली के करीब रहना चाहता है, हरापन सबको अच्छा लगता है, उसमें घूमना चाहता है, परंतु अपने लाभ के लिए वो सिर्फ कि मुझे जो लाभदायक है वो ही रहे, अन्य ना रहे। जहाँ फूल होंगे, वहाँ काँटे भी होंगे। क्यों होंगे कि काँटे ज़रूरी है। जहाँ बुराई होगी, वहाँ अच्छाई भी होगी और जहाँ अच्छाई होगी, वहाँ बुराई भी होगी। क्योंकि अच्छाई और बुराई और हमारे काम की चीज़ और नाकाम की चीज़, ये एक-दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हमें फूल ही फूल चाहिए, काँटे ना हो। काँटे नहीं होंगे तो फूल का महत्व भी नहीं होगा और बिना अच्छे व्यक्ति के और बिना बुरे व्यक्ति के, बुरे व्यक्ति के बिना अच्छे व्यक्ति का महत्व भी आप नहीं जान पाओगे। अगर राम ज़रूरी है, तो रावण भी ज़रूरी है। रावण था, तभी तो राम को लोगों ने जाना कि राम और रावण में क्या अच्छा है। समाज में कैसे उन्होंने मर्यादा बाँधी, कैसे समाज के अंदर उन्होंने लोगों को जीना सिखाया। तो ये एक-दूसरे के पूरक हैं। इसी तरह किसान क्या करता है कि ये जो घास होती है, इसके पीछे पड़े रहता है। इस घास से जबकि प्रकृति ने ये हमें एक प्रकार का उर्वरक बिना ही परमात्मा से हम ज़्यादा जानकार और शाणे नहीं हैं। प्रभु ने जो लीला रची है, उसी के अनुसार अगर हम अनुसरण करें, उसी के अनुसार जिएँ, उसके सामने सामने पानी के ना तैरने की कोशिश करें, जिस दिशा में जल जा रहा है, उसी दिशा में तैरेंगे, तो हम आसानी से तैर सकते हैं और सामने तैरेंगे, तो हम 5-4 मिनट ही तैर सकते हैं, क्योंकि सामने तैरना बहुत मुश्किल होता है। हम इसमें क्या करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ आपको कि जैसे वसुंधरा अपना श्रृंगार करती है समय-समय पर, जब बरसात आती है, तो विभिन्न प्रकार के घास होते हैं। अब प्राकृतिक खेती में तो ये इतने लाभदायक हैं, घास कब तक निराई गुड़ाई करें? मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक आपका पौधा कुछ बड़ा ना हो जाए, इतने तो आप उसकी छोटी-मोटी घास को कस्सी वगैरह से संवारते रहें। परंतु जब ये इसका एक प्राकृतिक खेती का सिद्धांत है कि जब इसमें घास है, वो पौधे से नीचे रहनी चाहिए। पौधे के बराबर तक है, समांतर है, तब तक वो इसको नुकसान नहीं पहुँचाती। और हम जब सरु फसल बोते हैं तो बराबर घास उगती है, तो हम 1-2 बार इसमें कसिया निकाल देते हैं, तो हमारी फसल तो बड़ी हो जाती है और घास फिर दोबारा बरसात आती है तब उगती है। तो वो इससे 2 महीने, डेढ़ महीने, 20 दिन, महीना लेट हो जाती है। लेट होने से फिर पौधा ग्रोथ करने लग जाता है और आपकी फसल ऊपर निकल जाती है, फिर नीचे घास होती है, तो वो आच्छादन का काम करती है। ये सजीव आच्छादन बोलते हैं इसको, ये जो सूखा है, जैसे गन्ने का वेस्ट डाला हुआ है, ये निर्जीव आच्छादन बोलते हैं। तो इसका अपना है, ये सूर्य का जो ज़्यादा प्रकाश आता है, उसको अवशोषित कर लेता है। आने वाले समय के अंदर इसी तरह की खेती करनी पड़ेगी। जैसे बागवानी में अगर कोई ये अकेला चाहे कि मैं अमरूद ही अमरूद और फलों की खेती करूँ, तो ये ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे आपने गन्ना लगा दिया, तो अब ये गन्ना क्या करता है कि ये जो प्रकाश अधिक अवशेषण, जो बुरी, जो कुप्रभाव वाली जो आती है किरणें, उनको अवशोषित कर लेता है और इसके पास जो तापमान इसको चाहिए उतना ही पहुँच पाता है। क्योंकि अब रोज़ वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो कुछ नए सिस्टम, कुछ प्रकृति की तरफ हमको लौटना पड़ेगा, नहीं तो किसानों के लिए खेती संभव ही नहीं हो पाएगी। तो इसमें आज जो हमारा मुख्य विषय था, वो इस घास पर था कि ये जो घास वगैरह होती है, इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शुरू में मैंने
जहाँ तक छोटी फसल थी तब तक तो इसमें इसकी कुछ देख-रेख कर दी, उसके बाद में फसल अब ऊपर आ चुकी है और नीचे घास है, तो ये आच्छादन का काम करती है। और इसमें एक और भी है कि हम इनमें उर्वरक तो डालते नहीं, उर्वरक नहीं डालते तो इसमें क्या होता है कि जैसे उर्वरक नहीं डालने से इसमें प्रकृति में ऐसे बहुत प्रकार के घास होते हैं, जैसे कहते हैं कि दलहनी फसलों में राइजोबियम होता है जड़ों में, उसी प्रकार ये जो प्रकृति खेती का पौधा है देखो, इसमें अब कोई यूरिया डीएपी कुछ भी नहीं है और गन्ने के बिल्कुल नजदीक भी है, इधर इस तरफ अमरूद के नजदीक है और साथ में इसमें मूंग है और बेलें भी है और घास भी है, फिर भी ये इसकी कोई ग्रोथ और कोई रोग इसमें कुछ नहीं होता। और एक बेनिफिट ये मिलता है कि घास होता है तो हर एक, जैसे शादी ब्याह में हम जाते हैं तो वहां बहुत प्रकार के पकवान होते हैं, परंतु उसमें से कोई विशेष पकवान पर हमारी नजर होती है। विशेष पकवान अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग वो वैरायटी और उसका अलग अलग का उसको स्वभाव अच्छा लगता है कि ये चीज मुझे ये चीज अच्छी लगती है। किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को जलेबी अच्छी लगती है, किसी को बर्फी अच्छी लगती है, तो वो व्यक्ति का अलग अलग अपना हिसाब होता है। इसी प्रकार प्रकृति में जीव जंतुओं का भी ऐसा स्वभाव है, कीट पतंगे हैं, वो भी कुछ कीट पतंगे गन्ने की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, कुछ कीट पतंगे बेलों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, कुछ कीट पतंगे मूंग की तरफ और कुछ कीट पतंगे घास की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिससे हमारी फसलों में 5-5, 4-4% का कोई नुकसान होता है और हमें कोई कीटनाशक छिड़कने की भी जरूरत नहीं पड़ती और हमारी फसल निरंतर बढ़ती रहती है। एक अगर सारे ही एक पौधे अगर एक फसल हम लगाते हैं तो सारे जो कीट है वो एक उसी से जब उनको कुछ नहीं मिलता है, व्यक्ति को अच्छा भोजन नहीं मिलता है तो पेट भरने के लिए उसे कुछ भी मिले, घास-फूस तक खाने को तैयार हो जाता है। इसी प्रकार कीट-पतंग भी क्या करते हैं कि जब उनको बढ़िया वस्तुएँ नहीं मिलती, अपनी मनपसंद चीज़ें नहीं मिलती, तो वो फिर जो फसल है उसी पर अटैक करते हैं। इसी कारण हमारी आदत क्या है, जब हम एक फसल बोते हैं तो उसमें जैसे नरमा बो दिया, मक्का बो दिया, ज्वार बो दी, कोई भी चीज़ बोते हो या कोई फल के बाग लगा दिए, तो उसमें हमारे प्राकृतिक खेती के अनुरूप नहीं चलने के कारण नुकसान होता है। नहीं तो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, वो अपने मनपसंद जो उसको चाहिए, कुछ घास को खा के खुश हैं, कुछ पौधे के पत्तों का रस चूस के खुश हैं, कोई गन्ने के पत्तों का रस चूस के खुश है। इसी तरह हमारा इसमें नुकसान नहीं होता, थोड़े समय के बाद में ये आच्छादन के रूप में काम करता है और जब ये बरसात आती है, तो ये गल के और ज़मीन में गिर जाता है और इसका जो अंश है, जीवांश बोलते हैं जिसको, इसका जो अंश है, ये अब जो एक प्रकार के जीव हैं, तो इनका जो अंश है उसको जीवांश कार्बन कहते हैं। वो ज़मीन में जीवांश कार्बन का निर्माण करते हैं और जीवांश कार्बन कहते हैं कि अगर किसी की ज़मीन में 1% जीवांश कार्बन हो, तो उसको किसी प्रकार पेस्टिसाइड की और यूरिया की और डीएपी की उर्वरक की कोई ज़रूरत नहीं। उसमें कोई फसल बो दो, कोई रोग नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि कैसे हमारे सारी बीमारियों का एक ही निदान है कि कैसे हमारे ज़मीन का जीवांश कार्बन बढ़े। अगर आप इसको 1% तक आज कहीं 5% है, कहीं 3 है, कहीं 2 तक चले गए हैं, तो 0.2 तक, तो मेरा कहने का मतलब है कि 5, 3, 0.2 अगर कार्बन है, तो आप में पौधों में रोग आएगा ही, चाहे आप कुछ भी डालते रहें उनमें, पैसे कितने खर्चते रहें, आपकी जेबें खाली होती रहेगी और आपको लाभ कुछ नहीं मिलेगा। परंतु अगर आपने अपनी इसका जो जिसको ह्यूमस जीवांश कार्बन कहते हैं, ज़मीन का वो जीवांश कार्बन आपने बढ़ा दिया। जीवांश कार्बन का सीधा अगर आप शब्द का संधि छेद करें, तो जीवों का अंश, जो इसमें सूक्ष्म जीवाणु हम डालते हैं ज़मीन में, तो उनमें मरते भी रहते हैं, तो उनका अंश और इस घास-फूस इसका अंश और ये जो गन्ना डाल रखा है वेस्ट, ये भी जीवांश जब हरा था, हमने काट लिया और ये डाल दिया, तो ये ज़मीन में डलेगा, तो अपने आप आपका निश्चित दावे के साथ 2-3 साल में मैं कहता हूँ कि जो जीवांश कार्बन है वो 1% हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। बो और काटो और अपनी आराम से फसल बहुत सुंदर होगी और आपका जीवन यापन बहुत बढ़िया होगा और आप दुकानदारों के और बड़ी-बड़ी कंपनियों के, उनके आप दलालों के चक्कर में नहीं फँसोगे और अपना और अपने बच्चों का भविष्य और अपना अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा आपको और समाज का भी भला होगा और आपका भी भला होगा। धन्यवाद।